हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 14 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जैसे कि आपको नई अपडेट तुरंत मिलती रहे। यहाँ जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम प्रकाश की विभिन्न घटनाओं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन व विक्षेपण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के दर्पण, लेंस इत्यादि का बिंबों की विभिन्न स्थितियों में स्पष्ट देखने में उपयोग व नेत्र संचारण तथा नेत्र दोष व उनके निवारण के बारे में अध्ययन करेंगे। संरक्षण कंजर्वेशन मानव द्वारा जैव मंडल के संसाधनों के उचित तथा सीमित प्रयोग के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। वन यानी फॉरेस्ट। वन का तात्पर्य प्राकृतिक ढंग से उनके आने वाले वृक्षों से होता है जो जीव जगत के लिए उत्पन्न यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वन उन्मूलन एवं इसके कारण यानी कि डिसफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। वनों का सर्वाधिक दुरुपयोग मानव ने किया है। अपने स्वार्थ हेतु वनों को काट दिया गया है। वन के पारितंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने में मनुष्य का सर्वाधिक हाथ है, यानी कि सर्वाधिक जवाबदार जो है वो है मनुष्य। मनुष्य जो है पहले बहुत गाढ़ जंगल हुआ करता था, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण जो वन है उसको काट दिया है। वनों के विनाश व वन उन्मूलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1. मानव ने कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिए अनेक वनों को नष्ट किया है। इससे पारितंत्र की भी पूरी तरह से असंतुलन हो गया है, यानी कि परिवहन तंत्र जो है वो भी असंतुलित हो चुका है। 2. उनके प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां जैसे कि चक्रवात, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के कारण वनों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। इन आपदाओं के कारण कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है। 3. बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन एकत्रित करने तथा आवासीय स्थल के निर्माण हेतु वनों को तीव्र गति से काटा जा रहा है। यानी कि ये सब क्या है, हमारा स्वार्थ ही तो है। हम अपने स्वार्थ के लिए जो वन है उसकी कटाई करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे जो प्राणी हैं आदि भी कम हो गए हैं। वनों के विनाश एवं वनोन्मूलन के उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब देखेंगे कि उसके कारण क्या है। क्यों वन विनाश हो रहा है, क्यों उसका मूल घट गया है, कम हो गया है, तो उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। कागज निर्माण में बड़े स्तर पर लकड़ी की लुगदी प्रयोग में लाई जाती है। लकड़ी की आपूर्ति के लिए वनों को काटा जाता है। इसी प्रकार अन्य उपयोग जैसे कि फर्नीचर निर्माण एवं दिया सलाई में भी लकड़ी का उपयोग होता है जो वनों से प्राप्त होती है। एवं ईंधन की मांग दिनों दिन बढ़ती जाती है और उसके कारण भी वृक्ष जो है लगातार काटे जा रहे हैं। यहाँ देखिए, पहली जो ड्राइंग है यानी कि चित्र है उसमें बहुत कम घाट है और दूसरी चित्र जो है उसमें देखिए जो वन है बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे थे।
वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग, धरातलीय वातावरण एवं समुद्र के औसत तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण वातावरणीय तापमान में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण हरित गृह गैसों के प्रभाव से होता है। मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। मृदा की ऊर्जा परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उर्वर शीर्ष मृदा अनुचित उपयोग के द्वारा कुछ ही वर्षों में कटाए जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्षेत्र कुछ समय में बंजर में बदल जाते हैं। यह वन उन्मूलन, अतिचराई, अत्यधिक कृषि के कारण होता है। बाद में भूमिखंड आपस में मिलकर मरुस्थल का निर्माण करते हैं। बढ़ता हुआ नगरीकरण, शहरीकरण आजकल की मुख्य समस्या है। यानी कि शहरीकरण होने से जो मृदा है, जो सॉइल है, वो भी निपजाऊ हो गई है। पुनः वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन। इस प्रक्रम के नष्ट के लिए दिए गए वनों को फिर से जीवित करने के लिए फिर से पेड़ों के पौधे का फिर से रोपण किया जाता है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए निम्न नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने वन संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम जो है वो लगाए हैं, यानी कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। तो एक, सन 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून बना था। सन 1980 में वन संरक्षण कानून बना था। उनके बाद सन 1942 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान बना। 2, संविधान में वन्यजीवों के शिकार को प्रतिबंधित किया गया, यानी शिकार करना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। 3, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब जो है वो जो नियम लागू किए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। देश भर में अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान खोले गए। क्यों? क्योंकि पुनः वनीकरण हो सके, वनों का संरक्षण हो सके, प्राणियों का संरक्षण हो सके। तो इसलिए हमें वन को बचाना चाहिए, यानी कि उसका संरक्षण करना चाहिए। वनों एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता जीवन के लिए आधारभूत है। इनका संरक्षण निम्न विधियों से करना आवश्यक है। 1, नियम द्वारा संरक्षण, प्रोटेक्शन बाय लॉ। पेड़ों को काटने एवं जीव जंतुओं के शिकार करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को नियम बनाकर उनके ऊपर कानून लागू करना चाहिए। 2, पुनः वनीकरण यानी रिफॉरेस्टेशन। इस प्रक्रम में वनों को पुनः लगाया जाता है। पुनः वनीकरण क्षेत्र में निवनीकृत क्षेत्र में पुनः वनीकरण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी ये हो सकता है या वृक्षारोपण करके इसे तेजी से लगाया जा सकता है। एक आदमी जो है वो 3 पौधे लगाए और वो 3 पौधे वो दूसरे 3 लोगों को बोले कि आपको हर रोज 1 पौधा लगाना है, तो जो पुनः वनीकरण है वो जल्दी से समाप्त हो जाएगा, यानी कि पुनः वनीकरण जल्दी से हो जाएगा। जंगली आग से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में आग कैसे लगती है और लगती है तो उससे कैसे सुरक्षा पाई जाए। सरकार को जंगली आग से वनों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए वन विभाग को संतुलित संसाधन प्रदान करने चाहिए, जिनका उचित समय पर प्रयोग करके जंगली आग को फैलने से रोका जा सके।
जातीय एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास, इफोर्ट्स एट पर्सनल एंड सोसाइटी लेवल। वनों को बचाने के लिए अमृता देवी का नाम प्रमुखता से आता है, जिन्होंने 1731 में वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। सामाजिक स्तर पर वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1973 में अंतराचल राज्य में चमोली जिले में हुआ था। इनमें गांव के लोगों वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु वृक्षों को चारों व चिपक गए थे, यानी कि वृक्षों के साथ चिपक गए थे और किसी को भी वृक्ष जो है वो काटने नहीं दे रहे थे। प्राकृतिक आवास का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इसके अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षण आदि स्थापित किए जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक परिवेश में पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव एवं उनमें पाए जाने वाली पारिस्थितिकीय संरचनात्मक जटिलताएं एवं विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। विस्तृत रूप में यह किसी स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों, जंतुओं एवं पादपों में विभिन्नताएं होती हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको पूरी जैव विविधता कैसे बनाई जाती है, यानी कि विविधता जो है वो ड्राइंग करके दी गई है, तो उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और ज्ञात कर लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि कुछ जीव यानी कि पादप एवं जीव जंतु पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। इन सजीवों को इंडेमिक जाति कहते हैं। साल, जंगली, आम, पंचमढ़ी की वनस्पति की इंडेमिक जातियां हैं, यानी कि ये जो है ये इंडेमिक जाति यानी इंडेमिक स्पेसिस, इसको हम पंचमढ़ी में ही देख सकते हैं। अगर आप कभी पंचमढ़ी जाए या पंचमढ़ी में जाना हो तो ये जो है इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसकी स्थापना का उद्देश्य विशेषकर वन्यजीवों का संरक्षण होता है। यहाँ लकड़ी काटने, पशु चराने आदि की कुछ क्षेत्रों में सतर्क अनुमति होती है। इनकी स्थापना व नियंत्रण प्रदेश सरकार करती है। वर्तमान में हमें देश में 531 वन्यजीव विहार बनाए गए हैं। यहाँ पास ही में वन्यजीव सेंचुरी दी गई है। वाइल्ड लाइफ, नीचे जो है वन्यजीव सेंचुरी है। यहाँ जो प्राणी जो होते हैं वो अपने आप घूम फिर सकते हैं, सैर कर सकते हैं और उसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। भारत में वर्तमान में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। ये वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं पारितंत्र के संरक्षण दोनों के लिए सुनिश्चित होते हैं। इनमें मानवीय गतिविधियां, कटाई, चराई एवं खेती पूर्णतया वर्जित है, यानी कि कटाई, चराई और खेती यहाँ नहीं की जाती। इनकी संस्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के आदेश से होता है, परंतु देखरेख जो है वो प्रदेश सरकार करती है, यानी कि प्रदेश सरकार के हस्तगत रहता है। लेकिन उसमें जो भी हस्तक्षेप करना हो, जो भी फेरफार करने हो, वो सब भारत सरकार करेंगी, केंद्र सरकार करेंगी। बाघ परियोजना,
टाइगर प्रोजेक्ट, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपको नींद में से उठाए तो भी आना ही चाहिए, तो ये आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। अभी टाइगर की संख्या बहुत ही कम हो गई है, तो उसके लिए टाइगर को बचाना वो हमारा एक राष्ट्रीय गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट, यह परियोजना भारतीय एवं वन्य संरक्षण बोर्ड IBWL के संगठित बल की सिफारिश के परिमाण स्वरूप है। अप्रैल 1973 में 9 बाघ आरक्षण क्षेत्र टाइगर रिजर्व्स के साथ आरंभ हुई, जो 9 राज्यों में भिन्न स्थानों पर स्थित थे। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था। पर इस परियोजना के अंतर्गत सन 2000 तक 14 राज्यों में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। इन परियोजना के अंतर्गत बाघों की संख्या वो सन 1972 में घटकर 268 आ गई थी। वह सन 2010 में बढ़कर अनुमानित या न्यूनतम 1411 और अधिकतम 1697 हो गई थी। तो ऐसे देखते जाएं तो कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। रणथंभौर एवं परिस्का जो राजस्थान में आया है वहाँ, फिर कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बाघ रिजर्व जो है वो प्रसिद्ध है। यानी अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड जाए तो ये प्रोजेक्ट को जरूर से चेक करें और जरूर से देखिएगा। संकटग्रस्त जातियां, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वे जातियां जिनके विलुप्त होने का अत्यधिक भय है तथा उनके कारणों से इनका बचना अत्यंत मुश्किल है, जिनके जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है, प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो गए हैं और भविष्य में शीघ्र ही ये लुप्तता प्राप्त कर लेंगी, उसे संकटग्रस्त जातियां कहलाते हैं। सर्पगंधा, अंगूर, चिलगोजा, चंदन, गुलगुल आदि पादप संकटग्रस्त है। संकट जातियां दूसरी कौन सी है? तो बाघ, शेर, घड़ियाल, मगरमच्छ, एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी मृग, काश्मीरी हिरण, काला मृग, कृष्णासार, चित्तल, भेड़िया, नीलगाय, भारतीय कुरम, हसावर, हवासीता, बारहसिंगा, श्वेत सारस, खुसर बगुला, पर्वतीय बटेर आदि जंतु जो है संकटग्रस्त है। यानी कि ये जो है सब संकट में है, यानी कि लुप्त होने तक आ गए हैं। उत्प्रवासन, माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करना, चले जाना, छोड़कर चले जाना, आपत्ति या विपदा आए तो वहां से निकल जाना। अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जंतुओं में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रवसन है। जंतुओं में यह द्विपथ गति है। समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना फिर वापस आना, उसे उत्प्रवसन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप घाना पक्षी विहार, साइबेरियन क्रेन यहाँ शरद ऋतु में प्रजनन एवं खाद्य पदार्थ का उपयोग करने हेतु आते हैं, मार्च में वापस चले जाते हैं। भारत में जो है वो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो यूरोप से यहाँ आते हैं और फिर विंटर की सीजन चली जाए तो वो भी अपने शहर वापस चले जाते हैं, तो उसे उत्प्रवासन कहते हैं, यानी कि माइग्रेशन कहते हैं।
रेड डाटा बुक। अब देखते हैं रेड डाटा बुक क्या है। तो आप रेड डाटा बुक को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कैसा चित्र है, कैसे लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, ये जो है बहुत बारीकाई से देखिएगा, क्योंकि चित्र दिया गया हो और आपको प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से रेड डाटा बुक क्या है या कौन सी है, और नाम जो है वो कट कर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इस किताब में उन जीवों की सूची बनाई एवं रखी जाती है जिनके खोने का खास सबसे अधिक होता है। इन तरह के जीवों को लुप्त प्राय कहते हैं, यानी कि जो लुप्त हो जाते हैं उसको रेड डाटा बुक में प्रमाणित किया जाता है, यानी कि रेड डाटा बुक में लिख लिया जाता है। नष्ट हो जाए, लुप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। 1. वनों द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की रोकथाम होती है? ए. बाढ़, बी. भूमि अपरदन, सी. स्थलीय जल का स्तर, या डी. ये सभी। तो आंसर आएगा ये सभी। 2 नंबर, निम्न में से क्या वनों द्वारा नहीं होता? ए. औषधि पादपों की प्राप्ति, झरनों में पानी का बहाव, बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न करना, जल का अवशोषण करना एवं स्थलीय जल के स्तर को बनाए रखना। तो इनमें से क्या वनों द्वारा नहीं होता? तो वन जो है वो कभी बाढ़ लाते नहीं है, तो आंसर आएगा सी। बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न होना, तो ये वनों द्वारा नहीं होता, वनों की कटाई से होता है। 3 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद वन से प्राप्त नहीं होता? ए. शहद, बी. काजू, सी. गोंद, या डी. अदरक। तो यहाँ जो है वो ऊपर के तीनों तीन वन से होते हैं, लेकिन जो अदरक जो है उसका वन नहीं होता, तो आंसर आएगा अदरक। 4. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. वनों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है, वनों को कागज के लिए काटा जा रहा है, वनों को रबर उत्पाद बनाने के लिए काटा जा रहा है, या डी. वनों को ईंधन प्राप्ति के लिए काटा जा रहा है। तो कौन सा सत्य नहीं है? वनों को क्यों काटा जा रहा है? तो हम जानते हैं कि ईंधन प्राप्ति के लिए काटा जा रहा है, सही है। लकड़ी के लिए, कागज के लिए, ये सब सही है, लेकिन काट के रबर उत्पादन नहीं किए जाते, यानी कि आंसर आएगा सी। वनों को रबर उत्पाद बनाने के लिए काटा जा रहा है, ये गलत आंसर है। 5. निम्न में से कौन वनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए. यह खाद्य, आवास, जल एवं औषधि प्रदान करता है, यह मृदा अपरदन को कम करता है, यह बाढ़ को रोकता है, या उपरोक्त सही। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? तो आंसर आएगा सभी। सभी जो है महत्वपूर्ण है, तो आंसर आएगा डी। 6 नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु उत्पाद है? गोंद, काजू, शहद, या रबर। कौन सा जंतु उत्पाद है, यानी कि जंतु में से बनता है? तो आएगा शहद। शहद जो है जंतु उत्पन्न करते हैं, यानी कि जंतु इकट्ठे होते हैं, उसमें से शहद बनता है। 7 नंबर, वन एवं पेड़ वातावरण का प्रदूषण कम करते हैं। जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ों को रोपण किया था। यह अवसर कहलाता है वन संरक्षण दिवस, वृक्षारोपण दिवस, वन महोत्सव दिवस, या वन्य जीव सप्ताह। यानी कि कब वृक्षारोपण होता है?
जिन दिन वृक्षारोपण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वन महोत्सव। ये जो है सब क्रियाएं हैं और ये जो है वो महोत्सव है। यानी कि जब जुलाई महीने में हम पेड़ उगाते हैं तो उसको वन महोत्सव कहते हैं। यानी कि जुलाई महीने में वन महोत्सव आता है। आंसर आएगा सी। 8. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निम्न में से क्या नहीं होता? ए. जंतुओं का रक्षण, पादपों का संरक्षण, पादप एवं मृदा का उपयोग, या डी. शिकार का अवरोध। क्या नहीं होता? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जंगली प्राणियों की अभयारण्य, रहने की व्यवस्था, वहाँ क्या नहीं होता? तो पादपों का संरक्षण वहाँ नहीं होता। पादप यानी पेड़ों का संरक्षण नहीं होता। 9 नंबर, एंडेमिक पादप वो होते हैं जो कि ए. सर्व स्थानों पर पाए जाते हैं, बी. सिर्फ कुछ ही स्थानों तक सीमित है, सी. आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, या डी. ग्रीगेरियस आवास वाले होते हैं। इनमें से क्या होता है? इंडेमिक पादप वो है जो क्या है इनमें से? तो आंसर आएगा सिर्फ कुछ ही स्थानों पर सीमित है, यानी कि सब जगह पाए जाते नहीं हैं। तो सही आंसर है बी। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? चीता, हॉर्नबिल, जॉइंट पांडा, या सफेद भालू। तो जंतुओं का चिन्ह WWF कौन है? तो जॉइंट पांडा। आंसर आएगा जॉइंट पांडा। 11, वह प्रजाति जो लुप्त होने की कगार पर है उसे क्या कहते हैं? ए. एंडेंजर्ड, वुलनरेबल, रेयर, या क्रिटिकल एंडेंजर्ड। क्या करते हैं? तो उसके बोलेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड, यानी कि आंसर आएगा डी। 12वां नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है उड़ीसा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो आंसर आएगा सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। 13 नंबर, साइबेरियन क्रेन हमेशा आते रहते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, लाल बाग बंगलुरु नगरी में, वेदांत गोल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो साइबेरियन क्रेन हमेशा कहाँ आते जाते रहे थे? इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ वो आते जाते रहते हैं? तो आंसर आएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में साइबेरियन क्रेन जो है वो आते जाते रहते हैं। साइबेरियन क्रेन जो है वो एक बर्ड है और यहाँ सब जो है वो पहला जो है भरतपुर वो ही एक बर्ड का सेंचुरी है। 14 नंबर, निम्न में से कौन सी जोड़ी एंडेंजर्ड जड़ है? गार्डन लिजर्ड एवं मैक्सिकन पॉपी, रिसर बंदर एवं साल वृक्ष, इंडियन मोर एवं कैरेट ग्रास, हॉर्नबिल एवं इंडियन एमोनाइट। इनमें से कौन सी जोड़ी एंडेंजर्ड है? एंडेंजर्ड तो आएगी हॉर्नबिल एवं इंडियन एमोनाइट। सही आंसर आएगा डी। 15 नंबर, वह स्पीसीज
जो कि मानव कार्यकलापों के कारण जल्दी ही विलुप्त होने वाली है, उसे क्या कहते हैं? रेयर, एंडंजर्ड, बुलरेनेबल, एक्सलिंच्ड। इसमें से क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा एंडेंजर्ड, बी एंडेंजर्ड। 16 नंबर, वन्य जीव है। ए प्राकृतिक आवास में कोई भी जीव है। शिकार करने वाले जंतु अपने प्राकृतिक आवास में है। कोई भी जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में है या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप एवं जंतु है। तो इन चारों में से वन्य जीव क्या है? तो आंसर आएगा कोई भी जंतु अपने प्राकृतिक आवास में है, तो ये है वन्य जीव। तो आंसर आएगा सी। 17 नंबर, निम्न में से कौन सी चिड़िया उत्प्रवासी चिड़िया है, यानी कि माइग्रेटरी चिड़िया है? साइबेरियन क्रेन, तोता, काइट या स्वान, क्या है? तो आंसर आएगा साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है वो माइग्रेशन वाली चिड़िया है। 18 नंबर, वन्य जीवन प्रतिदिन कम होने का मुख्य कारण क्या है? ए शिकार, बी वन उन्मूलन, सी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर आएगा प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। दिन प्रतिदिन प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए तो जो वन्य प्राणी है, पादपों है, जंतु है, वो कहाँ रहेंगे? तो उसकी आवास की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए वो जो है माइग्रेट हो गए। तो आंसर आएगा सी। 19 नंबर, मानस सेंचुरी स्थित है राजस्थान में, बिहार में, असम में या गुजरात में? तो आंसर आएगा मानस सेंचुरी जो है असम में स्थित है। तो आंसर आएगा असम, सी। 20 नंबर, हलांक जिब्बन भारत का एकमात्र एन पाया जाता है जो काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में या जीट नेशनल पार्क, इनमें से कहाँ पाया जाता है? हुलांक जिब्बन ये जो है एन, ये कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है, यानी कि आंसर आएगा ए। 21 नंबर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, झारखंड में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? कहाँ पे स्थिर है? तो रणथंभौर जो है वो राजस्थान में स्थिर है, तो आंसर आएगा राजस्थान। 22 नंबर, राजा की राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ए तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या राजस्थान? तो जो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है उत्तराखंड में, यानी आंसर आएगा सी उत्तराखंड। 23 नंबर, भारतीय राइनोसिरोस का संरक्षण किया जाता है। राइनोसिरोस का संरक्षण होता है गिर फॉरेस्ट में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में? इनमें से कहाँ संरक्षण किया जाता है? तो आंसर आएगा काजीरंगा उद्यान में, आंसर बी काजीरंगा उद्यान में। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो आंसर आएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी। आंसर आएगा सी।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 25 नंबर, आपके अनुसार पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसमें हम पादपों की जैव विविधता का रक्षण कर सकें? ए, पादपों उत्तक संवर्धन द्वारा, अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर, अधिक राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, या अधिक चीज़ों के बैंक बनाकर। तो इनमें से सही आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाने से इसके जो जैव विविधता है उसका भी संरक्षण हो जाता है। यानी आंसर आएगा बी, अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। 26 नंबर, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बी, नंदा देवी बायोस्फीयर, सी, उत्तराखंड बायोस्फीयर, या डी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आंसर आएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में सबसे पहला जो है नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था। तो आंसर आएगा ए। 27, बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान से किस किस प्रकार भिन्न होते हैं? ए, पादप एवं जंतु दोनों का संरक्षण बायोस्फीयर में होता है, राष्ट्रीय उद्यान से नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व में मानव अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में मानव का कोई योगदान नहीं होता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर आएगा बायोस्फीयर रिजर्व में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी आंसर आएगा बी। 28 नंबर, निम्न में से किस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भिन्न है? ए, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें पादपों पर जंतुओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है, या डी, यहाँ पर विश्व के सभी पादपों जंतुओं को मिलाकर यानी कि लाकर रखा जाता है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा आएगा? तो सही आंसर आएगा बी, इनमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर आएगा बी। इनमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ देखने के हिसाब से सी आंसर आएगा। 29 नंबर, यदि बंगाल टाइगर लुप्त हो जाता है तो हाइना एवं बोलल भी कम हो जाएंगे, वन्यजीव मानव एवं अन्य जीवों के लिए सुरक्षित हो जाएगा, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा सी, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।